दौलतपुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। गोपाल के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ मीरा, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ हीरालाल की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करे मीरा, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है। उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा मीरा, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। गोपाल एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दौलतपुर गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम ने सभी को मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुनसान पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अंकुश के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है। बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दी है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं मीरा, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वो दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। मीरा को पता था कि सिर्फ एक कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। गोपाल घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। गोपाल के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में गोपाल ठंड के मारे कांपने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अपने आप को संभालता हुआ गोपाल कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना गोपाल के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर गोपाल ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद गोपाल को ठंड से थोड़ी राहत मिली। गोपाल का बहुत मन हो रहा था कि एक कप चाय वो भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना एक कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को एक कप चाय दी और खुद भी एक कप चाय पीने लगा।
तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या गोपाल, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूं तब तुझे समझ आएगा। मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा गोपाल सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? खोल कर नहीं बैठा, चल अब भाग यहाँ से। मालिक हीरालाल गोपाल को काम पर से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर गोपाल बहुत दुखी था। गोपाल ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने मीरा को जब राशन दिया तब मीरा ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? गोपाल ने मीरा को सारी बात बता दी। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो मीरा, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए, इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में ही रोज काम पर जाते हैं, आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। गोपाल बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। मीरा जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना, रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। गोपाल बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गोपाल काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है, मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहां से सैलरी दूंगा भाई? मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। गोपाल काफी जगह काम ढूंढता है मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? गोपाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। गोपाल सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी, आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए,
मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर डाल रही हैं तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो ये तुम्हें बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो, मैं आपकी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर गोपाल लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। जब मीरा ने गोपाल को गाय के साथ देखा तो वो बोली, अरे ये किसकी गाय ले आए आप? गोपाल मीरा को सारी बात बता देता है। बस इस तरह अम्मा ने इस लक्ष्मी को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। मीरा, रात तो होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर लक्ष्मी को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी के लिए कुछ खाने को ले आइए। गोपाल जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है और लक्ष्मी को खिला देता है।